अब वो जो हमारे यहाँ तरीका, रिवायती तरीका जो दिखाया जाता है ना ड्रामों के अंदर और मुख्तलिफ, उसमें ज़ाहिर है उसमें रियलिटी तो नहीं दिखाई जाती, वो होता ही ड्रामा है। तो उसमें जो ट्रीटमेंट और जो अस्पताल दिखाए जाते हैं उससे लोग बहुत ज़्यादा जो है वो डर गए हैं, बहुत ज़्यादा सहमे हुए हैं कि पता नहीं इन नफसियाती अस्पतालों में कैसा इलाज किया जा सकता है। डॉक्टर साहब, क्योंकि जैसे मैंने अर्ज़ किया कि पाकिस्तान से बाहर बड़ा तवील अरसे तक काम करते रहे, तो वहाँ पे जो कुछ होता रहा, जिस तरह से वहाँ ट्रीटमेंट दी जाती है, उसको उन्होंने कोशिश की है अपने अस्पताल में सारी चीज़ों को इंट्रोड्यूस करवाने की। क्या ऐसा ही है और आपका इदारा जो है वो किस तरह काम कर रहा है? आज चाहूँगा ज़रा यहाँ से गुफ्तगू का आगाज़ किया जाए। जी डॉक्टर साहब। जी, बहुत अच्छा सवाल है यासिर, और कुछ चीज़ें मैं क्लैरिफाई करना चाहूँगा। अगर आज से हम 70 से 90 साल पहले चले जाएं दुनिया में, जी। पाकिस्तान में नहीं, तो जो चीज़ें रेडिकल ट्रीटमेंट जिसे हम कहते हैं, जो गैर अखलाकी ट्रीटमेंट हम कह सकते हैं, जी। वो बाहर के मुल्कों में भी यूज़ किया जाता था। ठीक है। अच्छा, कोल्ड वाटर ट्रीटमेंट, ठंडे पानी से नहलाना पेशेंट्स को, इंसुलिन कोमा थेरेपी जिसमें इंसुलिन का यूज़ करना, उसके थ्रू कोमा में पेशेंट को ले जाना, इस लेवल तक ग्लूकोज लेवल्स शुगर का डाउन कर देना कि वो बंदा कोमा में चला गया और फिर उसको वापस से ज़िंदा करना। फिर जो है साइको सर्जरी एक पॉइंट था जहाँ पर दिमाग का एक हिस्सा फ्रंटल लोब का काट दिया जाता था ट्रीटमेंट के लिए। जी। अच्छा, ये सारे तजर्बे होते रहे। फिर एक वक्त आया जब बिजली का इलाज, जिसे हम ECT, इलेक्ट्रिक कंपल्सिव थेरेपी कहते थे। अच्छा, जब वो बगैर एनेस्थीसिया होती थी तो उसमें बहुत सीवियर झटके आते हैं। अच्छा, वो स्टिमुलस ब्रेन के दोनों साइड से दिया जाता है, या एक केस में यूनिलेटरल, जब एक साइड पीछे और एक साइड यहाँ से दिया जाता है। तो उसमें होता ये है कि जब स्टिमुलस जाता है तो काफ़ी सीवियर झटके आते हैं। लेकिन वक्त के साथ साथ यहाँ से दुनिया में चेंजेस आई। जब मैं पहली दफ़ा आइलैंड गया था तो वो चेंज का टाइम था आइलैंड में। शायद मैंने पहले भी एक प्रोग्राम में जिक्र किया था कि बड़े बड़े असाइलम्स थे उस ज़माने में आइलैंड में। इंग्लैंड में बंद हो चुके थे तकरीबन 70-80%, और आइलैंड में थोड़ा पीछे था। तो ये कि वो हो रहे थे, वो मेन स्ट्रीम लाइन की तरफ लेके आ रहे थे साइकेट्री को, जहाँ पर साइकेट्री की स्पेशलिटी को मेन मेडिसिन के साथ, जनरल हॉस्पिटल के साथ एसोसिएट करना शुरू कर दिया गया था। तो ये बात है 1980s 90s की, और ख़ास तौर पर टुवर्ड्स द एंड ऑफ 1990s ये सारे असाइलम्स बंद होने लगे। फिर जो है ना ECT भी, जो रेडिकल ट्रीटमेंट जिसे हम कहते हैं, बहुत हद तक चेंज हुई, बहुत सिविलाइज्ड हुई, अच्छी मशीन्स आई। अच्छा, जो स्टिमुलस दिया जाता था उसको बहुत ही स्पेसिफिक स्टिमुलस स्पेसिफिक एरिया में देना और लो थ्रेशोल्ड पे देना ताकि उसका नुकसान कम से कम हो। उस पर काफ़ी स्टडीज़ हुई। मैंने 3-4 जगह से कोर्सेज किए उसके। जेम्स फ्लेचर से किया न्यू कैसल में ऑस्ट्रेलिया में, सिडनी से किया, मेलबर्न से। तो मैं सर्टिफाइड हूँ ECT का 3 डिफरेंट इंस्टीट्यूट से। तो मैं इसको रेडिकल नहीं समझता अब। लेकिन जिस तरह से ड्रामा में दिखाया जाता है, मूवीज़ में दिखाया जाता है, वो अभी भी वही है जो 1970s 80s में जिस तरह से ट्रीटमेंट दिया जाता हाथ पैर था, बांध के और जी बहुत ज़बरदस्त झटके आ रहे हैं, ऐसा लग रहा है बहुत अजियत दी जा रही है पेशेंट को। तो ECT भी बदली है, लेकिन साइकाइट्री इटसेल्फ बहुत चेंज हुई है, क्योंकि एक तो यंग स्पेशलिटी है कंपेयर टू मेडिसिन या सर्जरी के। सर्जरी में हमारे पास हिस्ट्री है कि इवन इजिप्शियंस दौर में, शायद हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने से भी बहुत पहले वो सर्जरीज किया करते थे और ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ करते थे जिससे इवन ब्रेन सर्जरीज होती थी। तो वो उस स्पेशलिटी में तो ये सारी चीज़ें हैं। साइकाइट्री इज़ कंपैरेटिवली न्यू। तो यहाँ पर जो हैं, जो दवाइयाँ आई हैं, उसमें काफ़ी चेंजेस आए। जो दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट्स थे काफ़ी हद तक कम हो गए, बेनिफिट्स बेहतर हुए। बहुत से रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल या एविडेंस बेस्ड स्टडीज़ पे डिफरेंट स्टडीज़ हैं जिससे पता चलता है कि कौन सी दवाइयाँ बेहतर हैं, जिनके साइड इफ़ेक्ट्स कम हैं, जिससे बेहतर रिजल्ट्स आ सकते हैं, कौन सी दवाई किस बीमारी के लिए ज़्यादा अहम है। ये चीज़ें करते करते अब पिछले समझ लें कि 30-35 सालों में बड़ा फ़र्क आया है। ठीक है। और ये जो करंट ट्रीटमेंट अवेलेबल है वो मैं समझता हूँ काफ़ी सेफ़ है। इसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं, और अब वो वाली बात नहीं है जिस तरह से लोग सोचते थे और देखते थे कि भाई नफ्सियात में किस तरह से ट्रीटमेंट किया जाता है। अब ऐसा ट्रीटमेंट कतई नहीं होता। जितनी भी मॉडर्न इंस्टीट्यूट्स हैं या अच्छे साइकाइट्रिस्ट हैं जो
पढ़े लिखे और वेल एजुकेटेड हैं, जिनके पास फेलोशिप या मेंबरशिप है, वो अच्छे ट्रीटमेंट देते हैं। बिल्कुल ठीक है। और चांसेस ऑफ इम्प्रूवमेंट इन साइकाट्री, चाहे कोई भी बीमारी हो, चाहे वो एंजाइटी से रिलेटेड हो, घबराहट बेचैनी से, चाहे वो मायूसी से रिलेटेड हो, डिप्रेशन से, बाइपोलर हो जिसमें मूड स्विंग्स होते हैं, स्किज़ोफ्रेनिया हो जिसमें साइकोसिस होता है, और बहुत और नफ्सियात के प्रॉब्लम्स हैं, साथ में नशे के प्रॉब्लम्स जो हैं, इन सब का इलाज बहुत अच्छी तरह से हो सकता है। अब इंसान को इंसान समझ के इलाज किया जाता है। इवन स्टाफ को जो है ना ट्रेनिंग दी जाती है कि हाथ किसी पेशेंट में ना उठाया जाए। बिल्कुल ठीक है। हाँ, जाहिर है बचाव के लिए वो हाथ उठा सकते हैं कि रोकना है किसी को तो। और इवन कभी कभी बहुत अनयूजुअल केसेस में कभी कभी पेशेंट को बांधना पड़ता है, अगर वो खुद को नुकसान पहुंचा रहा है या किसी और को नुकसान पहुंचा रहा है। बिल्कुल ठीक है। उसके बाद केमिकल रिस्ट्रेंट जिसे हम कहते हैं कि इंजेक्टेबल मेडिकेशन दी जाती है, जिससे वो रिलैक्स हो जाता है, काम हो जाता है, और फिर वो हाथ खोल दिए जाते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा अगर हम सीवियर कोई एक एस्पेक्ट देखते भी हैं तो ये मुझे लगता है कि हाँ, कि उसको रोका जाता है। फिजिकल एक्टिविटी में एंगेज हो जाए ना, जब कोई एग्रेसिव बहुत ज़्यादा हो जाए तो उस वक्त उसको कंट्रोल करने के लिए समहाउ उसको ट्रीट करना पड़ता है। बट ये जिस तरह की अभी बात हो रही थी, जब डॉक्टर साहब ने कहा कि वो दिखाया जाता है, बाकायदा पेशेंट्स को मारा जाता है, ऐसा कोई सिलसिला नहीं है। और इसकी वजह क्या है? क्योंकि अगर आपका ट्रीटमेंट का मोड ठीक है तो उसके बाद फिर आपको इन सारी चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ती। मेडिकेशन के एंड के ऊपर भी, क्योंकि इतनी इसमें अब जिद्दत आ चुकी है, इतनी मॉडिफाइड हो चुकी हैं कि अब काफ़ी मेरे ख्याल में काम मेडिकेशन की वजह से भी हो सकता है। जी डॉक्टर साहब। बिल्कुल। जो बीमारियाँ कभी कभी साल, 9 महीने, 1.5 साल ले लेती थी, अभी 3 महीने मैक्स 4 महीने में बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। ऑगमेंटेशन स्ट्रेटजीज़ हैं, जिसका मतलब है कि हम कंबाइन करते हैं डिफरेंट मेडिकेशन को, उससे रिजल्ट्स अच्छे मिल जाते हैं। जी। और अब पता चल गया है वक्त के साथ साथ कि किस मेडिकेशन को कितने हाई डोजेस पे ले जाया जा सकता है, किसको किसके साथ मिक्स करके इस्तेमाल किया जा सकता है, और कब कुछ इस्तेमाल के बाद दवाइयाँ चेंज करके फिर दूसरी मेडिकेशन ट्राई की जा सकती है। तो इट कैन बी ट्रायल एंड एरर। देखें, किसी के पास वो जादुई गोला नहीं है कि आपको फ्यूचर का हाल पता हो। सेम अप्लाइज टू साइकाइट्री। तो कोई मुझे कहता है डॉक्टर साहब क्या गारंटी है कि जो आप दवाई दे रहे हैं उससे पेशेंट ठीक हो जाएगा? और मेरा जवाब यही होता है कि क्या गारंटी है कि किसी को एक इन्फेक्शन हो और एक डॉक्टर एंटीबायोटिक लिख रहा है कि उस एंटीबायोटिक से वो इन्फेक्शन ठीक हो जाएगी? देखें, बात ये होती है कि कोई भी डॉक्टर एक दवाई लिखता है, चाहे वो मेडिसिन में हो या साइकाट्री में हो, वो ये अच्छी नीयत से लिखता है कि पेशेंट को बेहतरी आएगी। लेकिन चांसेस तकरीबन 70% होते हैं कि पहली मेडिकेशन से इम्प्रूवमेंट आए, वो भी राइट डोज पे। बिल्कुल ठीक है। और अगर ये ट्रीटमेंट फेल हो जाता है तो देयर आर मेनी ऑप्शंस, बहुत से और ऑप्शंस हैं जिसको ट्राई किया जा सकता है। और ज़्यादातर केस में सेकंड ट्रायल पे ही इम्प्रूवमेंट आ जाता है। तो वर्स्ट सिनेरियो ये है कि आप पहले ट्रायल फेल हो गया, आपने सेकंड ट्रायल दिया, और पहले ट्रायल में आपको शायद 1 से 2 महीने लग गए, और फिर दूसरे ट्रायल में अनदर मंथ, तो 3-4 महीने के अंदर रिजल्ट्स आ जाते हैं।